नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। साथियों, आरटीई 2009 आज डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आरटीई 2009 एक्ट क्या है, जानते हैं इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसका इतिहास क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या अपना महत्व है। ओके, तो आज का टॉपिक है आरटीई 2009। इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा जो है, शिक्षा किसी भी देश के लिए शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वहां के विकास में शिक्षा का बहुत ही अहम रोल होता है। किसी भी देश के नागरिक शिक्षित होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो उस देश का विकास एक अलग ही सीमा पे होगा, एक अलग ही दिशा में जाता है। जितना शिक्षित देश होगा उतना ही विकसित देश होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये राइट टू द एजुकेशन है, कहीं ना कहीं एक समग्र विकास की ओर ले जाता है एजुकेशन को। तो आइए जानते हैं आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में पता करते हैं। राइट टू द एजुकेशन, सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम इसकी जो विचार रखा था वो रखा था गोपाल कृष्ण गोखले। किसने रखा था? आरटी एक्ट यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो विचार रखा वो किसने रखा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसका विचार रखा, एक बार ये भी लिख लेते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये विचार सर्वप्रथम प्रथम भारतीय ये थे जिन्होंने विचार रखा भैया जो शिक्षा है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। लेकिन इनके विचारों को इतना उस वक्त महत्व नहीं दिया गया, शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट रही है, कुछ भी समझ लीजिए, महत्व नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने महसूस किया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इसको लागू करना अनिवार्य है। फिर कुछ दिन बाद हुआ ये, कुछ दिन बाद संविधान में, कुछ दिन बाद इसको जब महसूस किया गया तो संविधान में 2000, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2002 में, आप दिसंबर 2002 में, संविधान में 2002 दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था, दिसंबर में संविधान में 86वां क्या किया गया? 86वां संशोधन किया। 2002 दिसंबर यानी साल 2002 दिसंबर में संविधान में 86वां संशोधन किया गया और भाग 3, इसको हम मौलिक अधिकार के भाग से जानते हैं, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A कह लीजिए, 21 का कह लीजिए, 21A जोड़ा गया। बहुत ध्यान से समझना, किताबें कॉपी साइड से रख दो। इतना करवा दूंगा कि हिंदुस्तान में जहां जहां टीचिंग का एग्जाम होता हो यहां से बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको कुछ पल के लिए थोड़ा सा अपने आप को एकदम फोकस करना पड़ेगा। किताबें बाद में पढ़ना साइड से कर दीजिए, मैंने ये डिस्कस करने उसके बाद हम करते हैं। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया कब? दिसंबर 2002 में संविधान में 86वां 86 अमेंडमेंट किया गया और उसके भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा गया जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ये वो अधिकार हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं। अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया भैया, संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। खास तौर से कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा है? 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको क्या बना दिया? मौलिक अधिकार। और इसकी उम्र रखी गई 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को भैया प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य दी जाएगी। किसके तहत? शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत। अब हुआ क्या, इतना कुछ हो गया, इसके बाद क्या हुआ, जब कहा कि भैया संविधान में संशोधन भी हो गया है, अब क्यों ना इसे कानून में बदल दिया जाए ताकि इसको बकायदा व्यापक स्तर पर लागू भी किया जा सके। अभी कानून नहीं था, अभी तो एक संशोधन था संविधान में। फिर क्या हुआ, जब संविधान में संशोधन हो चुका, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में बिल आया गया। राज्यसभा में बिल पारित। क्या हुआ, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में बिल आया और वहां से ये पारित हुआ। फिर कहां गया? लोकसभा में। लोकसभा में आपका 4 अगस्त, ये मत सोचना मैंने हिंदी लिख दिया इंग्लिश लिख दी, भाई मेरे एक ही बात है। इन लो भैया, लो 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 लो, ओके, माइंड मत करना। 20 जुलाई यहां लिख दिया। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में लाया गया। कहां लाया गया? लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में बिल पारित हुआ। अब भैया कहां से हुआ? लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया। अब कहां पहुंचा? अब पहुंचा भैया हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उन्होंने 26 अगस्त 2009 को इस विधेयक, बिल कह लो, विधेयक कह लो, विधेयक पर अपने हस्ताक्षर किए। क्या किया? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद कहां पहुंचा? लोकसभा। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित हुआ और भैया फिर कहां पहुंचा? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के पास पहुंचा। उन्होंने क्या किया? 26 अगस्त 2009 को इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तो वो बिल बन जाता है भैया कानून या अधिनियम। क्या बन गया? अधिनियम। उस दिन जब ये कानून बन गया तो इसको बोला जाने लगा RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009। तो मैंने आपको इतना बताया। अब बात करते हैं जब ये कानून बना, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अधिनियम हो गया क्योंकि राष्ट्रपति ने साइन कर दिया भाई। अधिनियम 2009 जब ये बन गया, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन भैया एक मिनट रुको रुको रुको, पूरे देश में लागू हुआ लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, JNK में नहीं। कहां लागू नहीं हुआ?
हिंदी में लिख देता हूं, लो भैया, जम्मू और कश्मीर में नहीं, पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, समूचे देश में लागू हो गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने पता किया कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कहां लागू हुआ, 21A। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की और बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 45 ये हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। किसका? नीति निर्देशक तत्व वो कर्तव्य हैं जो राज्य को निभाने होते हैं और संविधान द्वारा वर्णित हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि भैया 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में बालक बालिकाएं दोनों हैं, याद रखना। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का पालन एवं शिक्षा, देख रेख समझ लो आप, पालन का मतलब देख रेख, और शिक्षा का उपबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का उपबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उनके पोषण की व्यवस्था करेगा। कहां करेगा? ये शिक्षा की व्यवस्था, पोषण व्यवस्था कहां होगी? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में क्या होता है? इनको पौष्टिक आहार मिलता है, तो भैया इनके खाने पीने की व्यवस्था रहती है और शिक्षा मिलती है 3 से 5 तक के। तो ये अनुच्छेद 45 का है, नीति निर्देशक तत्व है। उसमें क्या हुआ? 3 से 5 तक के बच्चों को पालन एवं शिक्षा का उपबंध निःशुल्क है, क्योंकि राज्य करेगा। तो राज्य करेगा तो कहां करेगा? उसने केंद्र खोले, कौन से? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में क्या हुआ? पौष्टिक आहार मिलता है, बच्चों को एजुकेशन मिलती है। अब बात आई कि 3 से 5 तक की तो बात हो गई। जब 3 से 5 तक की बात हो गई तो फिर 5 के बाद 6 से 14, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कहां की गई? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में कर दी गई है भैया, और कह दिया है शिक्षा मौलिक अधिकार है। ये तो दिलाना ही दिलाना है। भारत में संविधान में शिक्षा क्या हो गया है? मौलिक अधिकार हो गया है। किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखना है, किसी भी स्तर का, किसी भी वर्ग से, किसी भी जात का, किसी भी समाज का बच्चा हो, लेकिन उसे मौलिक अधिकार, उसके चूंकि उसका शिक्षा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो उसको देना ही देना है, उसको विद्यालय में लाना ही लाना है किसी भी तरीके से। इतना आपने पढ़ा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना आपने समझा, मैंने सब बताया, इसकी हिस्ट्री समझ गए। अब बात करते हैं कि जो भारत है, भारत पूरे वर्ल्ड में 135वां देश बन गया। किस पे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। भारत 135वां देश बन गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने वाला। इससे पहले 1 से 34 देश थे, अब भारत कौन सा नंबर का हो गया? 135वां। अब बात करते हैं कि भैया आरपी एक्ट के बारे में। इसका सबसे पहले ऑफिशियल नाम क्या है?
निशुल्क, इसका पूरा नाम जान लेते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार, शिक्षा अधिकार अधिनियम। दो 2009, ये इसका ऑफिशियल नेम है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। यार इसको बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, इसको इंग्लिश में ऑफिशियल नेम है, और हिंदी में आपको बता दें निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब आइए बात करते हैं कि आरटी एक्ट में क्या क्या है। आरटी 2009 में क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे आरटी 2009 में। भैया सबसे पहले आरटी 2009 में कुल 38 धाराएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट, कुल कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं। आरटीई 2009 जो एक्ट है उसमें कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 38 धाराएं, 7 अध्याय, ठीक है। 38 धाराएं, 7 अध्याय हैं। अनुच्छेद 45 का अर्थ मैंने बता दिया आपको। अब पता करते हैं भैया 38 धाराएं, 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं, इसके आगे चलते हैं कि आरटीई का में क्या क्या महत्व है। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जो लाइन है उसमें 2 शब्द दिए गए हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य। निशुल्क एवं अनिवार्य, फ्री एवं कंपलसरी। आइए सबसे पहले एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए चलते हैं। निशुल्क को पकड़ते हैं। निशुल्क में क्या क्या है आरटी एक्ट में, ठीक है। निशुल्क, तो ये आप बात करेंगे फ्री। सबसे पहले भैया जब आप बच्चा स्कूल आएगा तो सबसे पहले फ्री क्या है उसका? भैया दाखला। साफ कह दिया है, दाखला बच्चे का फ्री होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को विद्यालय में फ्री दाखला दिया जाएगा। उससे किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, ना ही विद्यालय किसी प्रकार का चार्ज पे लगा सकता है। तो क्या हो गया? पहला फ्री, निशुल्क के अंदर दाखला। अब भैया वो आया है तो उसको पढ़ने के लिए क्या आप देंगे? किताबें फ्री। तीसरा नंबर ड्रेस फ्री। चौथा नंबर ड्रेस के आगे जूते, मोजे। आप सब लिख लीजिए, साहब देख लीजिए क्या मस्त एक्ट है। जूते, मोजे, स्वेटर, किताबें और भैया खाना, या फिर लिख लो, इसको आप लिख सकते हो मध्याह्न भोजन, मिड डे मील बोलते हैं भैया से। तो क्या हुआ? खाना फ्री, दाखला फ्री, किताबें फ्री, जूते फ्री, स्वेटर फ्री, खाना। ये सब क्या है? ये कौन मुहैया कराएगा? विद्यालय। इनका राज्य का अधिकार, क्योंकि ये आरटी एक्ट के अंदर हैं भैया, ये फ्री हैं, सब कुछ निशुल्क हैं। अब बात करते हैं, ये निशुल्क की बात हो गई। अब बात करते हैं अनिवार्य की बात। अब क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं, क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं आरटी एक्ट में, क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, क्या क्या शर्तें हैं जिसको मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज अनिवार्य में, पहली चीज इसके दायरे में निजी, आरटी एक्ट में निजी एवं सरकारी, निजी एवं सरकारी सभी पर लागू होगा आरटी एक्ट। क्या होगा? सभी विद्यालयों पर लागू होगा, निजी सरकारी सभी पर आरटी एक्ट लागू होगा, क्योंकि यूनिवर्सल है, सबको मानना पड़ेगा भैया। और विद्यालय की स्थिति में देखते हैं,
सब पर लागू होगा और विद्यालय बिना मान्यता के नहीं होंगे, नहीं संचालित होंगे। अभी हम विद्यालय पर हैं, सिर्फ विद्यालय के स्तर की बात करेंगे। सिंपल बात है, सब पे लागू होगा। विद्यालय बिना मान्यता के नहीं होंगे। तीसरा, इनको निजी विद्यालय के को 25% सीटें, निजी विद्यालय को 25% सीटें गरीब, इसको हम EWS के लिए आरक्षित रखनी होंगी। यानी अगर 100 सीट है तो 100 में से 25 किसकी हो गई? गरीब लोगों की। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, इस पर पढ़ाना पड़ेगा वरना जुर्माना लगेगा। और इनकी फीस इन्हें नहीं देनी है, इनकी फीस इनको सरकार देगा। भाई सरकार देगा, आप इन्हें भरिए, लेकिन फीस नहीं ले सकते, हम करेंगे फीस का। सरकार ने क्या दिया है, जो भी होगा हम निर्धारण करेंगे। आप इन्हें 25% सीट आपके मुझे चाहिए खाली, RT एक्ट ने साफ बोल दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, और विद्यालय पे क्या नियम लागू होते हैं? विद्यालय पे जो नियम लागू होंगे, अब विद्यालय भवन अभी हैं, अब विद्यालय भवन की बात कर लेते हैं। ये हो गया विद्यालय पे जो नियम लागू हो रहे हैं। अब बात करते हैं विद्यालय भवन। विद्यालय भवन के लिए बोल दिया भैया, पहली बात सिंपल बात है, विद्यालय वहां होगा जहां रास्ते ठीक होंगे। रास्ते ठीक होंगे विद्यालय के, ताकि बच्चा पहुंच पाए। क्या हो जाएगा? बच्चा पहुंच पाए। दूसरा, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जैसे मूलभूत सुविधाओं में क्या है? पानी, पानी की सुविधा, पीने का स्वच्छ पानी होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, शौचालय, शौचालय कैसा? बालक बालिका दिव्यांग, बालक बालिका दिव्यांग। रास्ते ठीक होंगे और यहाँ पे भैया देखो रैंप भी होगा विद्यालय के पास। विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता ठीक होगा, लेकिन विद्यालय तक जैसे आएगा उसमें विद्यालय में क्या होगा? रैंप भी होगा विकलांग बालक के लिए। ठीक है। तो ये होगा, प्लेग्राउंड होगा, खेल का मैदान। स्वच्छ वातावरण, पुस्तकालय। विद्यालय में क्या क्या होगा ये देख लीजिए। पुस्तकालय होगा, और उसके पुस्तकालय होगा, उसके साथ प्रधानाचार्य का अलग कक्ष होगा। प्रधानाचार्य का के लिए अतिरिक्त कक्ष। और वैसे भी होना भी चाहिए यार, ऑफिस लगना चाहिए। अगर वो हेड है उसके लिए एक रूम स्पेशल होना चाहिए जहाँ, और पुस्तकालय लाइब्रेरी हो। तो मैंने क्या, विद्यालय के लिए अनिवार्य क्या? रास्ते ठीक होंगे, मूलभूत सुविधाएं होंगी, पानी की सुविधा होगी भैया, पीने का स्वच्छ वातावरण होगा, शौचालय होंगे, बालक बालिका दिव्यांग दोनों के लिए, तीनों के लिए शौचालय होंगे, खेल का मैदान होगा, स्वच्छ वातावरण, पुस्तकालय होगा, प्रधानाचार्य के लिए अतिरिक्त कक्षा होंगी, अतिरिक्त कक्ष लिखो, सॉरी मतलब ऑफिस, अतिरिक्त कक्ष होगा। विद्यालय स्टाफ के लिए भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेनली फोकस जो किया है वो उसके लिए क्या है? प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये विद्यालय के लिए जो अनिवार्य है वो ये सब चीजें थी। विद्यालय में ये चीजें, मूलभूत सुविधाएं होना बहुत ही अनिवार्य है RTE एक्ट 2009 के अनुसार। अब बात करेंगे, अब इतना हो गया, अब इसके लिए बात करेंगे अध्यापक के लिए भैया क्या क्या अनिवार्य चीजें हैं। अध्यापक का बिंदु पहला, प्रशिक्षित होगा भैया, क्योंकि BEd, BTC, TET, CTET
ये सब होगा, उसके नियुक्ति की शर्तें होंगी, यानी जो प्रशिक्षित होंगे, टेट होंगे, सीटेट होंगे, वही विद्यालय अध्यापक रखेगा। ऐसे ही अध्यापक विद्यालयों में अब नियुक्त किए जाएंगे। और जो पढ़ा रहे हैं और बाय द वे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उनके लिए बोल दिया भैया, शर्त लगा दी 5 वर्ष, 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बीएड, बीटीसी वगैरह जो भी है और सीटेट वगैरह सब 5 वर्ष के अंदर करना होगा, क्योंकि उन्हें प्योर और वेल और इंटेलिजेंट टीचर चाहिए हैं, एकदम सब्जेक्ट वाले। अपॉइंट जो भी किए जाएंगे, अब बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास होंगे, सुपर टेट भी पास होंगे। अब तो भैया यूपी में तो सुपर टेट भी पास है। और 5 वर्ष के भीतर जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। तीसरी शर्त है, रोज स्कूल आएंगे भैया टीचर, रोज विद्यालय आएंगे अध्यापक, रोज विद्यालय आएंगे। चौथा, कोर्स कराएंगे। विद्यालय आएंगे, कोर्स कराएंगे और मूल्यांकन भी स्वयं करेंगे। मूल्यांकन भी स्वयं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, कोर्स कराएंगे, मूल्यांकन स्वयं करेंगे और समय से आएंगे और उनकी जवाबदेही तय होगी। अब अध्यापक की जवाबदेही तय होगी, भैया तुम्हारी क्लास में बच्चा क्यों फेल हो रहा है, इसीलिए उनसे कह दिया है न्यूनतम अधिगम की प्राप्ति करेंगे। हर क्लास में भैया न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति करेंगे। ऐसा शिक्षण कार्य करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम अधिगम स्तर तक लाया जा सके। तो अध्यापक के लिए जो शर्तें थी वो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है भैया, ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे ये लोग, ट्यूशन नहीं, यानी प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सरकारी है। आप सरकारी शिक्षण कार्य करिए सरकार में आके, और सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। और इनके साथ एक चीज और है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं वरना आपको दिखेगा नहीं, ये सब आपने समझ लिया। इसके साथ एक चीज और है कि ये जो है गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। देख लो कितनी फैसिलिटी है, तब भी ना पढ़ाए अध्यापक। गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे तो करेंगे कौन से कार्य? जो करेंगे वो राष्ट्र हित में होंगे, जैसे जनगणना, ये करेंगे, चुनाव, ये राष्ट्रीय कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, राष्ट्र के प्रति माने गए हैं, और जो एक जिम्मेदारी है राष्ट्रीय, जनगणना, चुनाव, और किसी आपदा की, जैसे कोविड आया था, कोविड-19 में काफी लोग लगाए गए। अध्यापक के लिए भी इस ड्यूटी से परे नहीं था, वो बेशक शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं था, लेकिन कई काम ऐसे थे जो अध्यापक के को लेने पड़े अपने हाथ में, क्योंकि इस टाइम देश की स्थिति ऐसी हो चुकी थी, उसमें प्रतिभाग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जनगणना, चुनाव, आपदा, ऐसी स्थितियों में अध्यापक कार्य करेगा, लेकिन अन्य स्थितियों में अध्यापक से कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। तो ये ट्यूशन तो नहीं पढ़ाएगा, ये तो तुम जान लो, बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और प्रशिक्षण मैंने बता दिया है, मूल्यांकन सुधारेंगे। अब जो पढ़ाएगा ना, वो कैसे पढ़ाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन करेगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा देगा। मूल्यांकन भी इसी बेस पे किया जाएगा। अध्यापक की जो शर्तें थी मैंने भैया अनिवार्य बता दी। एक एक टॉपिक में बहुत आराम से बता रहा हूं, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। अब जो है शिक्षक अनुपात, अब बात करते हैं शिक्षक अनुपात। शिक्षक अनुपात विद्यालयों में क्या रहेगा? आरटी ने इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, जोर डाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अनुपात होता है ना, बहुत मायने रखता है किसी भी क्लास के लिए। भीड़ में तो डिस्टर्बेंस होता है, तो एक फिक्स अनुपात रखा गया। प्राइमरी के लिए अलग रखा गया, यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग रखा गया, और जूनियर के लिए अलग रखा गया। बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय।
प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, इसमें रखा गया कि भैया 30 बच्चे पर एक अध्यापक, 30 बच्चों पर एक अध्यापक। और वहीं उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8, यहां रखा गया 35 बच्चे पर एक अध्यापक। ऐसे ही आप जोड़ते चले जाइए, 30 के ऊपर निकल जाएंगे तो बढ़ जाएगा फिर एक अध्यापक, इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेज होता चला जाएगा। तो ये इसके क्या हो गई, ये शिक्षक अनुपात है, ये शिक्षक का अनुपात क्लास में होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया, शिक्षक अनुपात पढ़ाया, और उसके बाद हम बात करते हैं इनके कार्य दिवस क्या होंगे। पढ़ाई के कार्य दिवस, कार्य दिवस मतलब अध्यापक जो पढ़ाएगा वो किस स्तर से पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कितने दिन पढ़ाएगा। ठीक है, तो कार्य दिवस की बात करते हैं। पीएस नहीं, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊंगा, प्राइमरी। प्राइमरी भी नहीं लिखूंगा मैं, प्राथमिक लिखूंगा, एकदम शुद्ध। प्राथमिक विद्यालय यानी पीएस, प्राथमिक विद्यालय में जो कार्य दिवस होंगे शिक्षक के वो हो गए 200 दिन। कुल कार्य दिवस कितने होंगे, 200 दिन। अगर हम इसको घंटे में ले जाएंगे तो ये होंगे 800 घंटे। प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्य होगा, कार्य दिवस जो होंगे 200 दिन या 800 घंटे। वहीं उच्च प्राथमिक में उच्च प्राथमिक में 220 दिन या 1000 घंटे। 220 दिन या 1000 घंटे। 220 दिन पढ़ाएगा, अगर उसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, या फिर वो 1000 घंटे शिक्षण कार्य करेगा पूरे शिक्षक का कार्य दिवस में। ठीक है, पूरे ये साल भर का है आपका। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय 200 दिन चलेंगे, 200 दिन पढ़ाएगा वहां जाकर, या 800 घंटे का शिक्षण कार्य करेगा। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक 220 दिन पढ़ाएगा या फिर 1000 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। तो मैंने घंटे में भी बता दिया, दिन में भी बता दिया, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है। अब बात करेंगे, इतना मैंने बताया आपको। अब देखते हैं कि इसमें अगर हम वीक में जाएंगे तो वीक में क्या होगा शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य को वीक में जाएंगे, यानी शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य दिन के हिसाब से प्रतिदिन का आ सकता है। वीक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रतिदिन। प्रतिदिन होगा जो प्राइमरी वाला होगा, प्राथमिक का शिक्षक, प्राथमिक का शिक्षक जो है वो एक दिन में आपको पढ़ाएगा 4 घंटे। इतनी क्लास उसे लेनी है, विद्यालय में 4 घंटे शिक्षण कार्य करना ही करना है। वहीं उच्च प्राथमिक का, ये ऊ के बाद बिंदी लगी भैया, उच्च प्राथमिक समझ लेना। उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या है, 4.5 घंटे, आधा घंटा ज्यादा, 4.5 घंटे। उच्च प्राथमिक का शिक्षक 4.5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाएगा, प्राथमिक शिक्षक 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाएगा। और अगर कार्य दिवस की बात करी जाए, वो मैंने आपको बता दिया है, 200 घंटे, 220 घंटे, 200 दिन या 220 दिन, 800 घंटे, 1000 घंटे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं जानबूझ के अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं तो आपको ये क्वेश्चन सिनॉप्सिस वे में भी याद रहे, और जब क्वेश्चन आएंगे, जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर आ जाएंगी, हाँ ये चीज मैंने बताई है। और मैं लिखता भी जा रहा हूँ, चाहूं तो मैं यहाँ से डिक्टेट कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ मेहनत कर रखी है, मैं चाहूँ तो एक एक करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसेस सारे वर्क होने चाहिए। मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ, आपको दिखता भी है, यानी दिखा देता हूँ क्या लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अब आप जब वीडियो को देंगे तो आपको फुल कंसंट्रेशन इधर रहेगा, आपको 2-3 बार से ज्यादा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और नोट्स मेकिंग आप बाद में क्या करिए, पहले वीडियो देखा करिए। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। अब बात हुई, हमने आपको बता दिया कि भैया क्या स्थिति होगी। अब देखिए, अब अध्यापक को थोड़ा सा लेके आते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण। आरटी 2009 कहता है भैया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो मतलब समझे,
मतलब सिंपल सी बात है, एनसीएफ। अभी जो एनसीएफ 2005 मैंने पढ़ाया था, आप जाके देखना, इसी टाइप की बात है वो। एनसीएफ 2009 भी, मतलब सॉरी, एनसीएफ 2005 में जो शर्तें दी गई हैं वो लगभग आरटी 2009 जो चाहता है वो पूरी करता है। आप चाहो तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, देख सकते हैं। तो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क की बात करिए, एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो सभी स्तर के बच्चों की समझ में आए, और जब भी पाठ्यक्रम होगा इसका क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। किसका? शिक्षकों को दिया जाए, प्रशिक्षण शिक्षकों को समय समय पर दिया जाए। इसलिए बोला गया ये कि भैया शिक्षक को अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नई चीज आती है सिलेबस में, या जुड़ती है, या कोई बिंदु जुड़ता है, या टॉपिक जुड़ता है, या भाग जुड़ता है, तो शिक्षक को ट्रेनिंग जरूर दी जाए ताकि उसे वो अपडेट हो, उसे पता हो। तो शिक्षक को समय समय पर क्या, प्रशिक्षण शिक्षक को समय समय पर दिया जाए। क्या दिया जाए? समय समय पर प्रशिक्षण शिक्षकों को भी दिया जाए। तो ये सब मैंने बताया आपको शिक्षकों के बारे में, ठीक है। आपको शिक्षकों के बारे में बता दिया, अध्यापकों का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, अपडेट रखना होता है गवर्नमेंट। तो आरटी एक्ट कहता है भैया जो भी अमेंडमेंट होते जाए वो शिक्षकों को सिलेबस में या पाठ्यक्रम में वो शिक्षकों को ट्रेन उसमें किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो क्लास में जाके उस टॉपिक को या उस विषय वस्तु को अच्छे से समझा सकें। अब बात करते हैं, विद्यालय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले किया गया है, एसएमसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमसी है क्या? स्कूल प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसको बोल सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 ने स्कूल प्रबंधन समिति का निर्माण किया और उसने बोला कि इसके कुछ कार्य निर्धारण किए। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कौन कौन है, और इसमें शामिल किए इस समिति में अभिभावक, नंबर 2 इस समिति में अभिभावक, प्रधानाचार्य, और तीसरी 50% महिलाएं। इसकी एक समिति बनाई जाएगी, कमेटी बनाएगी, जिसमें ये लोग शामिल होंगे। इनकी जो संख्या होगी वो होगी कम से कम 16। कितनी होगी? 16। तो ये शामिल होंगे। अब इसका काम क्या होगा मैं ये बताता हूं। इसका जो काम होगा, प्रबंधन समिति के काम होंगे, और याद रखना इसमें जो 50% महिलाएं हैं या अभिभावक हैं, उनमें भी एक शर्त है, जो आरटी एक्ट 2009 ने शर्त लगा ली भैया, एसएमसी में गरीब एवं निर्बल परिवार के अभिभावक भी शामिल होंगे। जिस परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे, एससी एसटी ओबीसी निर्बल वर्ग के बच्चे, उनके भी अभिभावकों को इसमें शामिल किया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक ही होता है किसी का। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। गांव में किसी बच्चे का जो पढ़ रहा है आपके यहाँ, उसका ही अभिभावक एसएमसी का अध्यक्ष बनता है। कौन? अध्यक्ष। प्रेसिडेंट कौन बनता है? अभिभावक। अध्यक्ष कौन बनेगा? अभिभावक ही बनेगा। अब इसके कुछ काम बताएं, इसका काम क्या है, तो क्यों रखा गया? पहला काम ये भैया, विद्यालय के कार्यों पर निगरानी रखती है। विद्यालय के कार्यों पर निगरानी रखती है, इसका मतलब ये विद्यालय में बहुत काम होते हैं। ऐसे पढ़ाई कैसी चल रही है, वहाँ एमडीएम बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे वहाँ पे बच्चों को सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं जो हुई है उनका लाभ दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, विद्यालय में जो मुहैया कराएगी सरकार द्वारा चीजें, उसका वाकई में उपयोग क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें एसएमसी की जो टीम है, वो जो कमेटी है, वो इस पर निगरानी रखती है। और दूसरी चीज, विकास योजना तैयार करवाती है। ये विद्यालय विकास योजना मतलब ये विकास योजना क्या कराती है? विकास योजना तैयार कराती है। आप पूरा लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। विद्यालय विकास योजना तैयार कराती है।
तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार जो पैसा भेजती है विद्यालय विकास के लिए, अनुदान भेजती है, उस पर नजर रखती है। अनुदान की निगरानी, अनुदान की निगरानी कौन करती है? एसएमसी। तो एसएमसी को बताया विद्यालय कार्यों पर निगरानी रखती है, विद्यालय की विकास योजना तैयार करती है, और अनुदान की निगरानी, जो भी अनुदान पैसा सरकार भेजती है विद्यालय के लिए निर्माण में, विद्यालय में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भेजती है, तो उसमें क्या भूमिका निभाती है? एसएमसी उसको क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है उसकी। ठीक है, अब मैं आपको काफी हद तक बता चुका हूं एसएमसी के बारे में, इससे ज्यादा एसएमसी के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब बताते हैं, मैंने बताया आरटीई एक्ट में 38 धाराएं होती हैं, 38 धाराओं में से कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं, उनको बताते हैं। महत्वपूर्ण धारा, आरटीई एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं, धारा कुछ धाराएं हैं। पहली धारा है 16, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, फालतू की जरूरत नहीं है। धारा 16, देखिए धारा 1 में तो आरटीई एक्ट का डिफाइन किया गया है, उसका नाम क्या है बताया गया है, और उसकी रूपरेखा बताई, उसका विस्तार किया गया है धारा 1 में। लेकिन इंपॉर्टेंट धारा है 16। धारा 16 जो है आपकी, इसमें है, धारा 16 जो है आपकी इसमें है 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। क्या होगा? 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। धारा 16 में 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब बालकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये धारा आदि अब जानते हैं बालकों के लिए हमें क्या क्या चीजें हैं। एक विद्यालय जो स्टूडेंट है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पहला, निकाला नहीं जाएगा, और धारा 16 ने बताया फेल नहीं होगा। अगर बच्चा 6 से 8 में जब फेल नहीं होगा, तो ये स्थिति आई एक दिन कि बच्चा 8वीं पास कर गया, उसे 8 का पढ़ा नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आ रहा, उसे अयोध्या लिखना नहीं आ रहा, ये स्थिति है। तो जब देखा गया कि इससे शिक्षा तो सुधार कैसे हो रहा है, इंप्रूवमेंट तो नहीं आ रहा ना बच्चों में, बच्चे फ्री में पास होते चले आ रहे, क्योंकि शर्त ऐसी थी। फिर 2019 में एक सुधार हुआ, उसमें कहा गया कि भैया अगर कोई बच्चा 5वीं और 8वीं में फेल होता है, क्योंकि 5वीं 8वीं फेल नहीं करना होता, बोर्ड एग्जाम मना हो गए थे, 5वीं 8वीं फेल होता है तो उसको रोका जाएगा और 2 महीने का समय दिया जाएगा, 2 महीने की तैयारी कराई जाएगी। आप सीधे लिखिए, 2 महीने की तैयारी कराएगी। तैयारी कौन कराएगा? शिक्षक कराएगा। 2 महीने की तैयारी कराएगी, शिक्षक कराएगा। 2 महीने तक उसे रोका जाएगा, उसकी तैयारी कराएगी, फिर पेपर होगा, फिर परीक्षा ली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी, तब जाके उसको पास किया जाएगा। अगर फिर भी वो फेल होता है तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, वो या तो रोके या उसको अगली कक्षा में ले जाए। ठीक है, निकाला नहीं जाएगा, आपको पता है, मैंने बता दिया निकाला नहीं जाएगा। दूसरी चीज, बच्चे को निकाला नहीं जाएगा, और बच्चे के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या होगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बताया 6 से 14 के लिए अनिवार्य है ये शिक्षा। किस लिए अनिवार्य है? 6 से 14 के लिए। तो कक्षा 6 का सपोज करो कोई बच्चा आपके पास आया 8 साल का, वो कह रहा मुझे दाखिला दे दो। पेरेंट्स आते हैं, भैया हम पढ़ा नहीं पाए, 8 साल का बच्चा है, दाखिला दे दो। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करोगे? कक्षा 6 का बच्चा एक कक्षा में जाएगा, 6 साल का है, कक्षा 7 का दूसरी कक्षा में जाएगा, इसीलिए 8 साल का बच्चा तीसरी कक्षा में आप दाखिला देंगे, क्योंकि उससे पहले नहीं, उसकी उम्र के हिसाब से दाखिला देंगे उसको। और अधिगम स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे।
क्या करेंगे, अतिरिक्त प्रयास करेंगे। भैया बच्चे को बराबर लाना है, उस क्लास उसका कोर्स छूट चुका है, उम्र के हिसाब से एडमिशन देंगे, कोई टीसी नहीं लेंगे उससे कि तुम टीसी दिखाओ कहाँ रहे अभी तक, कोई प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, जन्म का भी प्रमाण पत्र आप नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे का शिक्षा मूल अधिकार है, किसी भी दशा में उसे रोका नहीं जा सकता, वो आएगा पढ़ेगा, ठीक है, और कभी भी आ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 6 से 14, अच्छा मान लो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, उसके बाद की उम्र का बच्चा आता है और अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया, तब क्या करेंगे? उस स्थिति में भी आप उसका दाखिला करेंगे, उसकी क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा छूटी हुई है उसको पूरा करवाएंगे, ये क्योंकि अधिकार है उसका भैया, मौलिक अधिकार है। तो बालकों के विषय में मैंने आपको बता दिया है, फेल नहीं किया जाएगा, निकाला भी नहीं जाएगा, आयु के अनुसार दाखिला दिया जाएगा, उन्हें अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, और फ्री क्या क्या मिलेगा बच्चों को मैंने भी आपको बता दिया। तो 16 धारा 16 में मैंने क्या बताया आपको, धारा 16 में मैंने आपको बताया है कि 8वीं तक फेल नहीं करना। फिर धारा 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है साथियों, आ जाता है क्वेश्चन, दंड नहीं, बच्चों को ना मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है ना शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना है। भैया धारा 17 में दंड की क्या कर दी है, मनाही, दंड नहीं देना है, बच्चों को दंड नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट धारा में लिखा रहा हूं, आप इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिर जो आपका है नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 में एसएमसी का गठन बताया गया है, एसएमसी होगी विद्यालय में, क्या होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो कि मैंने बताया निगरानी करेगी, किस लिए होगी। फिर आती है धारा 10। धारा 10, धारा 10 में क्या होगा, धारा 10 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 10 में अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। धारा 10 में अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का ये क्या है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, बच्चों को उनका अधिकार दिलाना होगा, बच्चों को विद्यालय भेजना होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम आपको आते हैं धारा 25। शिक्षक अनुपात। धारा 25 में शिक्षक अनुपात की बात करती है, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, कितने में कितने शिक्षक हैं, तो ये धारा 25 याद रखिए, शिक्षक अनुपात की बात। धारा 25, धारा 10 में अभिभावक के फर्ज, धारा 21 में एसएमसी होगी, धारा 17 दंड नहीं दिया जाएगा किसी बच्चे को, ना किसी बच्चे को दंड, ना मानसिक प्रताड़ना होगी उसकी, ना शारीरिक होगी। धारा 16 में 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा बच्चों को, ठीक है। धारा 17 में मैंने आपको बता दिया है दंड नहीं होगा, और 10 में फर्ज बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं भैया, आरटी ने हो रहा है कि हर बच्चा स्कूल में जाएगा। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, तो कुछ तो जगह ऐसी हैं जहां तो स्कूल ही नहीं है। ये भी तो भाई मौलिक अधिकार बनाना है इसको, तो उसको स्कूल में जाने के लिए उसके लिए सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। स्कूल उसके गांव में होना चाहिए, उसके नजदीक भी होना चाहिए। तो इसमें शर्त रखी, अब बोला विद्यालय निर्माण की बात की कि 3 वर्ष के अंदर हर विद्यालय, हर बच्चे को विद्यालय लाना है, बच्चे के विद्यालय नजदीक पहुंचाना है। उसके लिए प्राथमिक विद्यालय, उसके लिए क्या किया, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर, प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर दूरी पर, यानी छात्र के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। और उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर। ये केएम का मतलब किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर, यहां लिख दो 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने क्या बताया, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर,
उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो ये क्या होगा, इनका डिस्टेंस, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। भाई सिंपल सी बात है, बच्चे स्कूल तभी तो जा पाएंगे जब उनका विद्यालय उनके नजदीक होगा। छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बिजी होते हैं, बेचारे मजदूर हैं, बाल श्रमिक के बच्चे हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट। आरटीई एक्ट का एक्चुअल जो बेनिफिट गया है वो मजदूर, श्रमिक बच्चे, निर्बल, असहाय लोग, जो मजदूर वर्ग है, छोटी जात के लोग हैं, जिनका समाज में स्थान नहीं है इतना अच्छा, उनके लिए आरटीई एक्ट बहुत प्रभावी माना गया है और रियल में उनके लिए इफेक्टिव रहा है। उनको शिक्षा दिलाना बहुत बड़ा चैलेंज था। समाज में इक्वलिटी आई, उनको विद्यालय लाया गया, इस तरह से विद्यालय खोले गए, तो गांव गांव विद्यालय पहुंचे तो उनको शिक्षा मुहैया कराई जाने लगी, उनका भी विकास होने लगा, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाने लगा। और चूंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है तो आप उसका हनन नहीं कर सकते, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं आपको काफी हद तक करा चुका हूं, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। जो भी मैंने यहाँ पे एक अपना स्क्रीन रिकॉर्डर बनाया था, मैंने आपको बता दिया। विद्यालय इस टॉपिक का कुछ भी ऐसा बचा नहीं जो मैं एग्जाम में आता हो वो मैंने ना बताया हो। एक कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोबारा से देखते हैं। नहीं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये जान लीजिए कि अध्यापक का अनुपात क्या है, वो उसी में से आता है। इतना याद रखना कि 200 बच्चे जब हो जाते हैं विद्यालय में, जब 200 बच्चे होते हैं तो राज्य सरकार को बोल दिया है भैया तुम 40 पर एक अध्यापक कर सकते हो, 40 पर एक अध्यापक कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 30-35 तो है ही क्राइटेरिया, लेकिन 40 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और जब ये हो चुका है, अब बात करेंगे फर्ज की। किसकी? इनकी जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है। आरटीई 2009 के उद्देश्य, आरटीई 2009 के उद्देश्य, मैंने क्या बताया, आरटीई 2009 के उद्देश्य। पहला उद्देश्य भैया, आरटीई 2009 का पहला उद्देश्य है गुणवत्तापरक शिक्षा देना। कैसी शिक्षा देना? गुणवत्तापरक शिक्षा। दूसरा, न्यूनतम अधिगम की प्राप्ति। क्या? न्यूनतम अधिगम प्राप्ति, यानी जो टीचर आएगा भैया वो इतना तो पढ़ाएगा कि बालक का न्यूनतम अधिगम प्राप्त हो सके, बालक को न्यूनतम अधिगम की प्राप्ति करेगा, गुणवत्तापरक शिक्षा देगा। शिक्षा ये उद्देश्य है भैया आरटीई का, समझ लें आप बिल्कुल अच्छे से, समझे। अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। इसका आशय क्या है? अपव्यय एवं अवरोधन का रोकने का मतलब है कि देखिए, गरीब माँ बाप के बच्चे, जो निर्बल, असहाय और समाज के निचले तबके के बच्चे स्कूल नहीं आते थे, भूख के मारे लौट जाते थे। कुछ के पास सुविधाएं नहीं होती थी, वो लौट जाते थे। कुछ बीच में छोड़ जाते, ट्राइब्स के बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। तो उन सब बच्चों को शामिल करके शिक्षा देनी है, उन भी बच्चों को हमें शामिल करना है जो ड्रॉप आउट हैं, जो रह गए हैं, वंचित हो गए हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे, सबको भैया समेट के विद्यालय में लाना है और शिक्षित करना है। क्योंकि शिक्षा, बार बार बता रहा हूं, हमारा मौलिक अधिकार है, बच्चों को उनका अधिकार देना ही देना है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य ऐसे बच्चों को भी स्कूल में लाएगा जो बेचारे शिक्षा ड्रॉप आउट हैं या फिर उनको विद्यालय आने में प्रॉब्लम है, विद्यालय किसी तरह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी विद्यालय तक लाकर शिक्षा मुहैया करानी है। चौथा है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाना। आरटी 2009 ने बोला कि भैया जो ज्ञान है बच्चे का, उसकी जांच सिर्फ पेन और कॉपी से ना हो कि उसे पेपर दे दिया
कि उसको आपने बस उठाया पेन और पेपर तक सीमित कर दिया। नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाइए, क्योंकि उसे बालक का क्या करना है, सर्वांगीण विकास। आरटीई 2009 ने बोला है बालक का सर्वांगीण विकास, इस पर जोर दिया जाएगा। तो हमें बालक को सर्वांगीण विकास करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनानी है, जिसमें उसकी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों योग्यताएं उनको उभारना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, मूल्यांकन की पद्धति अपना लिख दूं मैं। पद्धति अपनाना। पांचवा है आपका शिक्षा में तकनीकी उपयोग। शिक्षा में तकनीकी उपयोग का जो आशय है वो है ICT। इसको बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी। सॉरी अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं, उसको लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तकनीक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक, इसमें क्या आता है मैंने समझा दूं। सूचना एवं तकनीकी का मतलब होता है आप जो शिक्षा दी जा रही है वो विजुअलाइजेशन दी जा रही है, वो स्मार्टफोन से दीजिए। आप शिक्षा की टेक्निक्स बदलिए, नई नई तकनीकें आएंगे उनसे दीजिए। स्मार्टफोन, स्मार्ट क्लासेस हैं, आपका फोन है। फोन क्या है, फोन में ये कैसे दे, फोन में आपको सचिन तेंदुलकर बच्चों को पढ़ाना है, सचिन तेंदुलकर को दिखाना है, तो आप सचिन तेंदुलकर दिखाइए, ये सचिन है, इनके बारे में बताइए, बच्चों को पता चलेगा, देखकर सीखेंगे बच्चा। ताजमहल के बारे में बताना है आपको, ताजमहल के बारे में बताना है, स्मार्ट क्लास है आपका, स्मार्ट क्लास में क्लिक करिए, ताजमहल का फोटो आएगा, बच्चे समझेंगे क्या ताजमहल होता कैसा है, क्या है। तो इस आधार पे बच्चों का स्थायी ज्ञान हो जाएगा, जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। ताजमहल के बारे में पता करेंगे, किसी राष्ट्रपति के बारे में बताना है, राजा के बारे में बताना है, सपोज आपको महाराणा प्रताप की कहानी सुनानी, तो महाराणा प्रताप का चित्र दिखाएंगे बच्चों को टीवी पे, या फिर किसी तरह से मोबाइल पे दिखा सकते हो। ये क्या, ये ICT, इससे क्या तकनीकी से बच्चे का ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा और ये रोचक बनेगा और बच्चा इंटरेस्ट लेगा इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया है। और शिक्षा बाल केंद्रित होनी है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि RTE के बारे में, RTE की क्या विशेषताएं हैं, RTE क्या है। ये छोटी सी एक बार रिव्यू ले लेते हैं, मेन पॉइंट, की पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने जाना RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई पूरे देश में, जिसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय हैं। ये किसका होता क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। और भारत 135वां देश किसके लिए है, RTE 2009, यानी RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शुरू करने वाला भारत कौन सा देश था, 135वां देश था, नहीं है, सॉरी। भारत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला 135वां देश है। 21 में संविधान संशोधन किया, कौन सा, 66वां संशोधन, 66वां संशोधन करके 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, 21 से जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये इसके क्या थे, की फैक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं RTE 2009 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चीज मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।